तो आज हम लोग पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो हुआ था डिस्कवरी वो 1662 में, मतलब जब अंग्रेज जो है ना वो भारत आ रहे थे और बिजनेस करना जस्ट शुरू ही किए थे। बाद में बहुत सारा कुछ हो गया, ठीक है। उसी समय ये साइंटिस्ट जो है ना एक वर्क कर रहे थे, गैस पे वर्क कर रहे थे, और वो रिलेशन बता रहे थे गैस के जो प्रॉपर्टी है। अभी हम लोग वॉल्यूम, लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, उन्हीं के बीच में रिलेशन मिलाए थे। ये इन्होंने बतलाया था कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो है ना रिलेशन है। क्या है आपका रिलेशन है? क्या रिलेशन है? तो अगर हमारा क्या है, हमारा अमाउंट क्या है ना फिक्स है, तो क्या बात करें हम लोग, फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो आपका जो गैस का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रेशर, ठीक है, टू देयर प्रेशर। मतलब जो P है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? V के, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हैं कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/V के। तो आप कह सकते हैं कि जो P और V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 मतलब कांस्टेंट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? कांस्टेंट। यहाँ से मीनिंग क्या आता है? यहाँ से मीनिंग आता है कि अगर कोई गैस है, अगर कोई गैस किसी जार में रखा है, तो इसका जो प्रेशर होगा और जो वॉल्यूम होगा ना, इसका जो प्रोडक्ट है, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग कहें यहाँ पे कि अगर हम लोग सर टेम्परेचर बढ़ा दें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग क्या करें कि टेम्परेचर जो है ना इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपका प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है आपका? टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो सबसे पहले वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और जितना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उतना ही प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। मतलब तो इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से क्या है? कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर को हम लोग क्या कर दे? डिक्रीज कर दे। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज, जितना वॉल्यूम डिक्रीज उतना ही प्रेशर इंक्रीज। तो इन हमेशा ही जो इनका प्रेशर और वॉल्यूम का जो कांस्टेंट होगा किसी पर्टिकुलर, अब मान लीजिए सर एक दूसरा सिलेंडर है, तो इसमें जो गैस रखा हुआ है उसका प्रेशर और वॉल्यूम है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कोई और अलग सिलेंडर है, मतलब एक सिलेंडर में अगर आप कोई गैस रख दिए हैं तो उसका जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर फिक्स टेम्परेचर रखें तभी ये स्टोर किया जाता है, तभी ये स्टोर किया जाता है। नहीं तो बच्चे कहेंगे कि सर अगर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने से कोई दिक्कतें नहीं है, तो हम लोग क्यों कहते हैं कि सिलेंडर फट जाएगा? हमारा फट इसलिए जाएगा कि हम जिस जिस सिलेंडर में जिस वॉल्यूम पे हम लोग इसको रखे हैं, तो पर्टिकुलर इसका कोई तो प्रेशर होगा। इसी प्रेशर के हिसाब से इसके वॉल का थिकनेस बना गया है, ठीक है, इस प्रेशर के हिसाब से इसके वॉल का थिकनेस को बनाया गया है, मेंटेन किया गया है। अब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो अब ये रबड़ का तो है नहीं कि लमड़ जाएगा, जाहिर सी बात है प्रेशर आपका बढ़ेगा। किस पे बढ़ेगा? कंटेनर पे ही बढ़ेगा। कंटेनर पे जब बढ़ेगा आपका प्रेशर तो फिर क्या होगा? मतलब अगर कमजोर होगा तो वो फट भी सकता है। लेकिन इनका जो प्रोडक्ट होगा, अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं? चलिए, तो यहाँ से एक फार्मूला आपका हम निकाल के ला सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमेशा कांस्टेंट। ये आपके बुक में ये क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेगा कि अगर कोई गैस है उसका प्रेशर P1 V1 है, अगर उसके प्रेशर को क्या कर दे? 2 टाइम्स कर दे, प्रेशर क्या कर दे? 2 टाइम्स कर दे, तो वॉल्यूम में कितना चेंजेज आ जाएगा? तो वही है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? तब है कुछ इसका ग्राफ दिया रहता है, तो अगर हम लोग जो ग्राफ बनाए तो एक साइड आप ले लीजिए वॉल्यूम और एक साइड ले लीजिए क्या ले लीजिए? प्रेशर ले लीजिए। एक साइड ले लीजिए वॉल्यूम, एक साइड क्या ले लीजिए? प्रेशर। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा कि देखिए वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। समझ में आ रहा है? तो ये 3 अलग अलग टेम्परेचर पे ले लीजिए, ये T1, ये T2 और ये क्या कर दीजिए आपका T3 कर दीजिए। कोई दिक्कत? T3 जो है ना ये ज़्यादा हो जाएगा, T3 जो है वो ज़्यादा है T2 से और T1 से। ये आपका इक्वेशन रहा गैस का। अगर ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से, मतलब जैसे जैसे ग्राफ ऊपर चलता चला जाएगा वो टेम्परेचर क्या रहेगा? हाई होता चला जाएगा। तो हाई होता चला जाएगा तो इनका जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो भी चेंज होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है?
चलिए ठीक है। तब है कि अगर हम लोग बात करें प्रेशर, एक ग्राफ ऐसे बनाइए कि प्रेशर की बात करें और 1/वॉल्यूम ले लें, मतलब क्या ले लें 1/वॉल्यूम। तो 1/वॉल्यूम का क्या है, देखिए वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा ग्राफ को, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ कर लीजिए, अब दिखेगा, ठीक है। 1/v, अब 1/v क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन ये ओरिजिन से नहीं जाएगा, ये कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से नहीं जाएगा, ओरिजिन से थोड़ा सा, तो ये डॉटेड लाइन से आपको मिलाया हुआ रहता है, और इस तरह करके ऐसा, और इस तरह, मतलब 3-4 अगर लाइन दे दें तो यहाँ से आप T3 T2 और T1 आप कह सकते हैं, और वही T3 आपका क्या है, बड़ा रहेगा। मतलब सेम ग्राफ को अगर इस तरह से P/1/v के रिस्पेक्ट में करें तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा ग्राफ आ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज, और अगर ऐसा आ रहा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपका ग्राफ होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर है कि अगर हम लोग बात करें इनका ले लें, क्या ले लें कि एक साइड जो है ना हम लोग P और V ले लें, और इधर P ले, और नहीं तो क्या ले, V ले लें, क्या ले, या तो प्रेशर ले लें, नहीं तो क्या ले लें, वॉल्यूम ले लें। अब जो इनका ग्राफ जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि आप प्रेशर ले रहे हैं, प्रेशर आप इंक्रीज करिएगा तो भी इनके इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम उतना डिक्रीज करेगा। अगर वॉल्यूम कर लीजिएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करिएगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। मतलब ये जो है आपका क्या रहेगा, हमेशा किसी गैस के लिए पर्टिकुलर जार में जहाँ रखें हम लोग उसके लिए कांस्टेंट रहेगा। यही आपका T3, आपका T2 और T1, और आप समझ लीजिए ये तो यही वाला रिलेशन है, ठीक है। तो ये गैस करा। तब जो है आपका कि डेंसिटी के साथ हमारा प्रेशर का क्या रहता है, तो यहाँ समझिएगा, डेंसिटी जो होता है, देखिए डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है आपका, मास बटा क्या है, वॉल्यूम है। और अमाउंट तो हम लोग फिक्स से रखे हैं, किसी फिक्स अमाउंट के लिए रखे हैं, तो अमाउंट तो फिक्स कर दीजिए। तो वॉल्यूम और इसका क्या रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। क्या रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v है। कोई दिक्कत, 1/v है। तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है दोस्त, ये देखिए, ये इसका दुश्मन, ये इसका दुश्मन, तो कह सकते हैं कि डेंसिटी का प्रेशर के साथ भी क्या होगा, डायरेक्टली रिलेशन। मतलब दोस्त का दुश्मन, यहाँ पे ये दुश्मन और ये दुश्मन, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा, जैसे याद करिए। तो ये आपका डेंसिटी के साथ आपका रिलेशन है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे और डेंसिटी भी कर सकते हैं, P और डेंसिटी भी कर सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप कह सकते हैं और 1/d भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि या तो वॉल्यूम बोलिए, नहीं तो 1/डेंसिटी बोलिए। वॉल्यूम बोलिएगा तो 1/डेंसिटी हो जाएगा, और अगर डेंसिटी बोलिएगा तो 1/वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आया। तो ये रहा आपका ओवरऑल प्रेशर के बारे में बॉयल्स लॉ जो दिए थे रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग हाइट पे जाते हैं तो वहाँ हमारा प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अब जब प्रेशर कम होगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा, एयर का कम हो जाएगा, और इसीलिए हम लोग को सफोकेशन महसूस होता है। इसलिए जितने भी हाई क्लिम्बर हैं, मतलब सॉरी माउंटेन क्लिम्बर हैं, हाई क्लिम्बर नहीं, माउंटेन क्लिम्बर है, जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, वो हमेशा जो है ना जरूरत पड़ने पे या तो सफोकेशन महसूस करने से बचने के लिए वो क्या लेके जाते हैं, सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों, क्योंकि हाइट पे जाएंगे तो आपका प्रेशर क्या है ना, डिक्रीज करता है। प्रेशर डिक्रीज करता है तो प्रेशर का डेंसिटी क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है। तब हमारा आता है दूसरा जो है चार्ल्स लॉ है। क्या है आपका, चार्ल्स लॉ, ठीक है। पूरा मिटाइए। दूसरा जो है हमारा वो क्या है, चार्ल्स लॉ, ठीक है। ये आपका सोचिए पहला लॉ के कितने दिन के बाद ये आया था, लगभग 100 साल से भी ज़्यादा, मतलब 100 मतलब 125 साल के लगभग, 120 साल के लगभग जो है ना, ये चार्ल्स लॉ, ठीक है, ये आया था। ये क्या बोले थे, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास। फिर सिंपली रिलेशन तो वही है, आपका डेफिनेशन भी वही, द वॉल्यूम ऑफ गिवन कहिए या फिक्स कहिए, गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, मतलब ये जो चार्ल्स लॉ है वो किस पे है आपका, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। किस पे होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। ठीक है, तो मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि जो वॉल्यूम है आपका वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के। कब, जब आपका पी क्या है, आपका कांस्टेंट है। पी क्या है, देखिए पी को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा और प्लस अमाउंट को भी आपको फिक्स रखना पड़ेगा। अमाउंट को भी पर्टिकुलर अमाउंट पे आप चर्चा कर सकते हैं ना, तो अमाउंट को भी फिक्स रखना पड़ेगा और आपको इसको भी फिक्स रखना पड़ेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए, तब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो v है इक्वल टू के इंटू टी, और मतलब कांस्टेंट ले लीजिए, और तो v बाई टी इक्वल टू क्या है, k। मतलब आप किसी भी सिलेंडर में जो गैस है उसके वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उन देखिए इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वो प्रोडक्ट था, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट था जो कांस्टेंट था, और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया, ठीक है। तभी क्या है, तब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से एक फार्मूला हमारा आएगा, फार्मूला जो आएगा हमारा वो क्या आएगा कि v1 बटा t1 इज इक्वल टू v2 बटा t2 इक्वल टू, ये भी क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इस फार्मूले का यूज करके आप बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, हम लोग देखेंगे भी इसका क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखते हैं, बस इसके ग्राफ को हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें जो ग्राफ रहेगा वो आपका क्या क्या दिया रहेगा ग्राफ करके। तो जो ग्राफ रहेगा, अच्छा यहाँ पे एक टर्म आया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है आप कह सकते हैं 0 डिग्री सी। ठीक है, मतलब क्या होता है आपका 0 डिग्री सी, या कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का अगर डिफाइन करें एब्सोल्यूट टेम्परेचर को तो हम लोग कैसे करेंगे कि एवरी 1 डिग्री सी चेंज, 1 डिग्री चेंज इन द 1 degree change in the temperature, the volume of a gas changes by 1/273.15। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है ना, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका 273/1.5। कहीं कहीं 1.5 इतना कैल्विन लीजिएगा या 273.16 भी कैल्विन, तो ये दोनों में से कोई भी यूज करते हैं। और जूनियर विंग में जो है ना आप लोग इसके पहले यूज करते होंगे, आप 273 कैल्विन ही यूज करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है 0 डिग्री सी, इन सब का मतलब होता है 0 डिग्री सी। मतलब 0 डिग्री सी अगर आप ले रहे हैं सेल्सियस में तो आपका कैल्विन में कितना हो जाएगा 273, पहले यूज करते थे, अब 273.15 लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 16 लिखा है तो भी। अगर ऑप्शन में ये तीनों है तो आप इसी को टच करेंगे, 273.16 को टच करेंगे। तो जो वॉल्यूम कितना चेंज होता है, तो एवरी 1 डिग्री चेंज इन द फॉर क्या लिख दिया, एवरी 1 डिग्री चेंज इन द टेम्परेचर छूट गया, टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ द गैस चेंजेस 1/273 पॉइंट बोलना। ठीक है, जीरो डिग्री सी बोलिए या 273 बोलिए, वो बात आपका बराबर है। तब इसके ग्राफ की अगर हम लोग बात करें, ग्राफ की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, v बाई टी क्या है आपका कांस्टेंट है, v बाई टी क्या है आपका कांस्टेंट है। तो इसका जो ग्राफ रहेगा वो क्या रहेगा, अगर v ले लें इधर t ले लें तो ये क्या हो जाएगा, एकदम ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, अब यहाँ v कर सकते हैं या 1/d भी कर सकते हैं, डेंसिटी भी कर सकते हैं, डेंसिटी के साथ उल्टा रिलेशन था। ठीक है, उल्टा रिलेशन था तो टेम्परेचर के साथ भी डेंसिटी का वही रिलेशन रहेगा। समझ में आ रहा है। तब एक ग्राफ आपको इस तरह से भी दिखेगा जो कि, ठीक है, ये ऐसे होता है और ये पीछे आके इस तरह से, ठीक है, और इस -273.15 कैल्विन, 15 आपका कैल्विन कर सकते हैं। आपका 0 डिग्री सी देखिए यहीं पे, यही है एब्सोल्यूट जीरो करते हैं। एब्सोल्यूट जीरो मतलब यहाँ पे आपका ना सॉलिड है ना लिक्विड है ना गैस है, उसमें आप स्टेट में डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं, ये आगे की बात है, आगे हम लोग देखेंगे। और ये टेम्परेचर मान लेते हैं, यहाँ पे कोई टी टेम्परेचर है आपका, क्या है, टी डिग्री सी है, कोई टी डिग्री
सी है, टेम्परेचर जो है आपका T डिग्री सी है, ठीक है। तो ये आपका इस पे जो वॉल्यूम होगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसी को ना आप कहते हैं, इसी को, ये अगर 0 डिग्री सी इसको आप मान रहे हैं, 0 डिग्री सी मान रहे हैं, तो ये 22.4 लीटर STP पे, क्या वॉल्यूम मानते हैं, 22.4 लीटर STP पे। तो ये ग्राफ है आपका, समझ में आ रहा है, ठीक है। तब है कि टेम्परेचर जो है जिसपे आपका क्या है, वॉल्यूम जो गैस का है वो 0 हो जाए, उसी को हम लोग एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कहते हैं। तो आपका जो वॉल्यूम देखिएगा, अगर आप इधर V कर दीजिए और इधर क्या कर दीजिए, इधर तो टेम्परेचर है, इधर क्या है आपका V है, तो आपका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ये वाला जो है यहाँ पे 0, ये कब हो जा रहा है, यहाँ पे 0 होगा ना वॉल्यूम, हाँ यहाँ पे तो कुछ है, यहाँ पे जिस पे 0 हो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ठीक है। मतलब टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम जो है आपका, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, 0 बिकम्स 0, ठीक है, इज नोन एज, क्या कहते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। और इसका जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है -273.15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आप फार्मूला यहाँ से देखें कि फार्मूला जो है आपका ये हो जाएगा आपका V1/T1 इक्वल टू V2/ आपका T2, या कह सकते हैं कि अगर डेंसिटी के साथ देखें, डेंसिटी के साथ, तो यहाँ पे सॉरी अच्छा V1 तो ठीक, तो V2, तब यहाँ पे कह सकते हैं कि D1 आपका D2, तो T2 बटा क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2/V1, ये सब फार्मूला है जो कि रेशियो आपको याद क्या कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उस समय ये सब काम आएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग एंड करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपका जो वॉल्यूम है किसी आइडियल गैस का, कोई आइडियल गैस है, उसका जो वॉल्यूम है 3 टाइम्स हो जा रहा है, ट्रिपल्ड, क्या हो जा रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है। कब, कांस्टेंट प्रेशर। देखिए कांस्टेंट प्रेशर जैसा ही दे दिया, मतलब ये कौन सा है, तो ये चार्ल्स लॉ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, चार्ल्स लॉ की बात कर रहा है। और चार्ल्स लॉ से हम लोग पढ़े थे कि V1/T जो है वो क्या है आपका, कांस्टेंट है, क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/ क्या हो जाएगा, T2। चलिए गिवन में आपका क्या क्या है, तो गिवन में जो है वो आपका V1 जो है वो क्या है, V है, और जो V2 है वो बोल रहा है कितना हो जा रहा है, 3V हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 3V। तो आपका पूछ रहा है कि टेम्परेचर जो है ना कितना, चेंज इन टेम्परेचर, परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर क्या है, परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कह रहे हैं कि V/T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3V/ क्या हो जाएगा, T2। तो यहाँ से अगर आप करें तो T2 ऊपर लेके चले जाइए और बटा T1 इक्वल टू 3V/ क्या हो जाएगा, V1 V। तो ये V से V कट गया, मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ से जो T2 आ गया वो 3T1 आ गया, क्या आ गया, 3T1। तो अब चेंज इन टेम्परेचर जो होगा ना वो T1 माइनस क्या हो जाएगा, T2। तो T1 कितना है हमारा, T या T1 है, और T2 कितना हो जाएगा, वो 3T1। तो यहाँ सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2T1, क्या हो जाएगा, 2T1। तो जो परसेंटेज है, जो आपका जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है, 2T1 अपन क्या है, T1 इंटू 100, ये कट गया, मतलब 200% जो है ना आपका चेंज हो जाएगा टेम्परेचर, कितना हो जाएगा, 200%। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चा लोग यहाँ तक तो निकाल लेता है, यहाँ तक निकालता है, बोलता है कि हाँ आपका 2T1 हो गया, मतलब 2T1 जो है ना, ये यहाँ तक T2 निकाला और समझ लेता है कि वो 3 टाइम्स हो गया। 3 टाइम्स नहीं रे बाबा, चेंज कितना हुआ, तो 2T1 हुआ। समझ में आ रहा है चेंज। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आराम से पढ़िएगा। सबसे ज़्यादा बच्चा यहीं तक निकालता है और छोड़ देता है कि हाँ हमारा T2 निकल गया। T2 से मतलब नहीं है, वो क्या पूछ रहा है, चेंज का परसेंटेज पूछ रहा है, चेंज का। तो चेंज निकालेंगे तो 3 टाइम्स ये फाइनल टेम्परेचर हुआ, इनिशियल तो था ना T1, इनिशियल T1 था ना, तो जब तक T2 माइनस T1 नहीं करेंगे तो निकलेगा क्या, कितना आया, 2T1 आया, मतलब 200%। और आपका ऑप्शन में 300% जो है ना पहला रहता है। बच्चा लोग 3 आ गया, यहाँ पे 3 सीधा मल्टीप्लाई करता है 100 से और आंसर करता है। तो सावधान रहिएगा यहाँ पे, इस तरह से। समझ में आ गया,
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करेंगे और लास्ट हम लोग एमेंडेंस लॉ पढ़ेंगे और फिर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लेके आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ से हम लोग इस दोनों लॉ को है ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को अच्छे से पढ़ लीजिए, ग्राफ समझ लीजिए। क्वेश्चन आपका आएगा थर्मोडायनेमिक्स में मिला के आता है, इसका और थर्मोडायनेमिक्स का मिला के क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के बाद हम लोग हाँ इस चैप्टर को नहीं करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स को आपको है ना केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और फिजिक्स में भी पढ़ना है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आपको लगा कि नहीं आ रहा तो ऐसा आपका गलत सोचना है, वो आएगा ही आएगा, ठीक है। थैंक यू।